महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है और पिछले हफ्ते भर से भ्रष्टाचार और करप्शन के गंभीर मामले महाराष्ट्र के विधानसभा और विधान परिषद में उठाए गए हैं, जो शायद यहाँ पे ब्रीफली रिपोर्ट हुए होंगे। महाराष्ट्र में इन कुछ मामलों में विशेषकर एक मामला जो महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री श्री प्रकाश मेहता उनसे जुड़ा हुआ है, बहुत ही गंभीर स्वरूप लिया है। I have a small press note about 5 pages which will be given to you. Matter is slightly technical, but I'll try to make it as simple as possible. बहुत सीरियस केस जिसके चलते एक बिल्डर को गृह निर्माण मंत्री के आदेश से करीब करीब 500 से 800 करोड़ का लाभ होने का निर्णय, जो सरासर गैरकानूनी है और लिखित स्वरूप से सारे कागजात हमारे पास हैं, पब्लिक हुए हैं। और ये सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से करना चाहते हैं कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का वादा किया था और उस वादे के चलते आप 2014 के दोनों चुनाव जीते थे, लोकसभा का चुनाव और हमारा महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। और अब जो कथनी और करनी में जो अंतर है वो खुलकर सामने आ रहा है। प्रकाश मेहता जो एक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री हैं। पहले भी जब 1995 से लेकर 99 तक शिवसेना और भाजपा की सरकार थी, तब भी वो राज्य मंत्री थे। मुंबई की और महाराष्ट्र की गुजराती कम्युनिटी के नेता माने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े बिल्डर से मिलकर, जिसका नाम एसडी कॉरपोरेशन है, मुंबई के झोपड़पट्टी निर्माण व्यवस्था जो है, जिसे स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी या एसआरए के नाम से जाना जाता है। मुंबई में आप किसी से बात करिए तो एसआरए बिल्कुल सब जानते हैं, क्योंकि मुंबई में करीब करीब 55 से लेकर 60% लोग झोपड़ियों में रहते हैं और झोपड़ियों का पुनर्निर्माण करना, उन स्लम का रिहैबिलिटेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज महाराष्ट्र सरकार की तरफ रहता है। इस एसडी कॉरपोरेशन ने मुंबई की दक्षिण मुंबई के ताड़देव इलाके में, जो बहुत ही प्रतिष्ठित इलाका है, काफ़ी पॉश इलाका है, वहाँ पे उनका एक स्लम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से चल रहा था, 1999 से चल रहा था। इस प्रोजेक्ट में बदलाव करने की सिफारिश या बदलाव करने की रिक्वेस्ट एसडी कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र सरकार की स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी एसआरए को की। उसमें प्रस्ताव ये था कि 2008 के समय केंद्र सरकार के गृह निर्माण के बारे में जो दिशा निर्देश आए, जिसमें बताया गया कि कोई भी घर हो, चाहे झोपड़पट्टी वासियों के लिए हो या किसी के लिए हो, गरीबों के लिए हो, कम से कम 25 स्क्वायर मीटर उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, बिल्टअप एरिया। मुंबई के एसआरए में ये क्षेत्रफल 20.9 स्क्वायर मीटर था।
अगर हम स्क्वायर फुट में बताएं तो 225 स्क्वायर फुट से उसको 269 स्क्वायर फुट तक, यानी 44 स्क्वायर फीट ज़्यादा देने का फैसला 2008 के समय लिया गया था। जो नए प्रोजेक्ट है उनको 25 स्क्वायर मीटर यानी 269 स्क्वायर फुट का घर मिलेगा। जो पुराने प्रोजेक्ट है उनको अतिरिक्त 44 फुट क्षेत्रफल दिया जाएगा मुफ्त में, ऐसा प्रस्ताव था। तो एसडी कॉरपोरेशन ने एसआरए के मुखिया से गुजारिश की कि करीब करीब 2000 झोपड़पट्टी वाले जो है वो ये 44 स्क्वायर फुट जमीन नहीं लेना चाहते। कोई लिखित सबूत दिया नहीं, बस ये कहा कि नहीं चाहते। और उस बिल्डर के अर्जी पर एसआरए ने निर्णय लिया कि जो बिल्डर कह रहा है सही है कि शायद 44 गुणा करीब करीब 2000 यानी कि करीब करीब 1 लाख स्क्वायर फुट की जगह उन्होंने मना कर दी कि हमको नहीं चाहिए। और उस जगह का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र, जो स्लम ड्वेलर का अधिकार था उससे हटाकर ये कोई नया प्रोजेक्ट के लिए इस बिल्डर को दिया जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। अब मुंबई के एसआरए के कानून बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन उतने ही कलाकार लोग उसको बोड़ने में लगे रहते हैं, तोड़ने में लगे रहते हैं और लाभ लेने में लगे रहते हैं। सबसे पहला तो नियम यह है कि फडणवीस सरकार ने 215 में सारे अधिकार एसआरए को दिए थे। आपको जो भी कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा आप अपने स्तर पे उसको निपटाओ, सरकार की तरफ मतलब गृह निर्माण मंत्री की तरफ मत भेजना। लेकिन जानबूझकर एसआरए के मुखिया ने, सीईओ एसआरए ने ये प्रस्ताव मंत्री के पास भेजा, जो नहीं भेजना चाहिए था। पहली गलती तो वहाँ हुई। जब प्रस्ताव मंत्री के पास आया तो एक सीनियर ऑफिसर गवर्नमेंट के है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के, जो हाउसिंग के सेक्रेटरी है, उन्होंने उसका अभ्यास किया और लिखित रूप से उन्होंने पूरी जांच करके लिखा कि 3 कारणों से ये प्रस्ताव नहीं मंजूर हो सकता, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। और 3 कारणों में पहला कारण नहीं आती, ये तो सबसे पहले सरकार के पास आना ही नहीं चाहिए था, ये एसआरए के स्तर पर ही इसका निपटारा होना चाहिए था नियमों के अनुसार। दूसरा, जिस नियम के तहत यह आदेश देने की बात चल रही थी, एक 3K करके कोई नियम है, वो नियम सिर्फ नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि किसी निजी बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए। ये दूसरी बात कही गई। और तीसरी बात कही गई, उसमें ये पूरी लिखित रूप से नोट हमारे पास है, मैं आपको मराठी में है तो बताऊंगा। तो तीसरी बात है कि इस तरह का हस्तांतर करने की कोई व्यवस्था ही मुंबई के डेवलपमेंट कंट्रोल रूल में नहीं है। मैं जानबूझ के ये तीनों बातें जरा खुल के बता रहा हूँ कि इससे पे सारी बात अटकी है। ये तीनों बातें सेक्रेटरी हाउसिंग ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में फाइल में लिखी है कि ये एक तो प्रस्ताव हमारे पास आना नहीं चाहिए, इसको 3K नियम का उपयोग करने की जो सिफारिश की है, जो गुजारिश विकास ने की है, डेवलपर ने की है, वो हम नहीं कर सकते इसके लिए। और तीसरा, ऐसा कोई प्रावधान ही मुंबई के विकास नियमावली में, रूल में, जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल बोलते हैं, DC रूल बोलते हैं, जिसके अनुसार मुंबई का सारा विकास होता है, बिल्डिंग परमिशन मिलती है, उसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। और ये लिख के उन्होंने मंत्री जी के पास से नोट भेजा, मंत्री जी प्रकाश मेहता। मंत्री जी ने उस पर 3 लाइनों का नोट लिखा कि ये प्रस्ताव है कि इस अतिरिक्त जो ज़मीन है वो स्लम डेवलपर से ट्रांसफ़र करके विकासक को दी जाए, उसमें हम प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों के लिए घर बनाएंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और उन्होंने इस नोट पे लिखा, और इसको मैं आपको नोट, कि सोसाइटी की एक जनरल बॉडी मीटिंग ली जाए, क्योंकि पता नहीं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। तो अगर सोसाइटी के सारे 2000 झोपड़पट्टी वाले अगर लिख के दें कि हमने रेजोल्यूशन बनाया जनरल बॉडी में कि हमको नहीं चाहिए ज़मीन, तो पहले तो उन्होंने कहा, मंत्री जी ने कहा कि सोसाइटी की जनरल बॉडी रेजोल्यूशन शुड बी टेकन, गवर्नमेंट को PAP के घर मिलेंगे। और तीसरा जो मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, उन्होंने लिखा कि चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन अप्राइज्ड।
मराठी में हिंदी में कहा कि मुख्यमंत्री को अवगत कराया है, अपने हस्ताक्षर में लिखा, और नीचे लिखा कि प्रोजेक्ट मंजूर, जबकि सेक्रेटरी ने पूरी तरह से कहा था कि ये बिल्कुल किसी तरह से ये नहीं उकेल सकता। अब ये मंजूरी तो उन्होंने दे दी। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 1,00,000 स्क्वायर फुट अतिरिक्त अगर एरिया उस बिल्डर को मिले, जिसने पहले ही वहाँ पे इम्पीरियल टावर्स करके बहुत सुपर लग्जरी अपार्टमेंट बनाए हैं, जिसकी स्क्वायर फुट की कीमत 70-80 हज़ार 1,00,000 तक है, 1 स्क्वायर फुट की कीमत। तो अगर 1,00,000 स्क्वायर फुट की बात करें और कीमत 70-80 हज़ार भी हो, तो हम 700-800 करोड़ का फायदे की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है। तब सवाल ये उठता है, जब बात विधानसभा में उठाई गई, काफ़ी बड़ी नोकझोंक हुई विधानसभा में, क्योंकि ये सब कागजात थे, तो उसको कोई मना करने का मतलब नहीं था। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठा कि क्या मुख्यमंत्री को अवगत कराया, तो मुख्यमंत्री को पता था क्या? मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे विधानसभा में कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, और मैंने ना तो ये फाइल देखी है ना कोई साइन की है। अब सवाल ये उठता है कि या तो मंत्री जी सही बता रहे हैं या मुख्यमंत्री जी सही बता रहे हैं। वन ऑफ द टू इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। और इसके चलते जब और भी मामला काफ़ी पूरी विधानसभा में गतिरोध पैदा हुआ, तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता के खिलाफ जांच बिठा दी है। महाराष्ट्र के इतिहास में सीनियर कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जांच बिठाने की ये दूसरी घटना है जब से देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्ता में आई है। पहली बार हमारे राजस्व मंत्री जो नेता विपक्ष थे पहले और राजस्व मंत्री बने, उनके खिलाफ ऐसी भ्रष्टाचार का एक मामला आया, उनके खिलाफ जांच बिठाई गई, एक जज जांच कर रहे हैं, लेकिन तुरंत एकनाथ खड़से जी जो राजस्व मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, अभी भी वो बाहर हैं। तो विपक्ष ने मांग की, हमने सब ने मांग की कि आपने जांच तो बिठाई, अच्छी बात है, लेकिन इनको पद पर रहने का कोई अधिकार, इनको पद से हटाइए और उसके बाद जांच कराइए। मुख्यमंत्री ने पद से हटाने से इनकार कर दिया है। और अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री तो विधानसभा में कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और गृह निर्माण मंत्री ने फाइल में सीधा लिखा है कि मुख्यमंत्री को अवगत कराया। तो जांच के बिना, और वो भी जांच अगर कोई हाई लेवल जांच हो, कोई न्यायिक जांच हो, तभी इसका सच्चाई पता चल सकती है। अब ये सवाल ये कि मुख्यमंत्री प्रकाश मेहता जी को क्यों नहीं बर्खास्त करते। अब सब जानते हैं कि प्रकाश मेहता गुजराती कम्युनिटी के नेता हैं, एकमात्र गुजराती मंत्री महाराष्ट्र में हैं, उनके काफ़ी अच्छे संबंध नेतागण से हैं। तो इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कोई मंत्री करें कि मुख्यमंत्री को बिना पूछे मुख्यमंत्री का नाम फाइल में लिखें कि मुख्यमंत्री को अवगत कराया है, यानी कि मुख्यमंत्री की एक मंजूरी इसमें है। ये कैसे हो सकता है? क्या कोई और बड़ी जगह से उनको आशीर्वाद है और हटाने की कोई दिक्कत आ रही है, जिसके चलते 700-800 करोड़ का घोटाला, खुला घोटाला हुआ है, लेकिन मंत्री जी पे कोई आंच नहीं आ रही है? मंत्री जी अभी भी मंत्री बने हुए हैं और मुख्यमंत्री ने जांच भी बिठा दी है। तो हमारा महाराष्ट्र में तो बात काफ़ी दिनों से बहुत जोर से चल रही है। हमारी मांग ये है कि पहले तो सीएम ने मंत्री की गलती मान ली है। He has accepted the prima facie wrongdoing by the minister, and that is why he has launched an inquiry against the minister, only second time in his tenure. The question is, did minister actually consult the chief minister, got his prior approval, or he just took it for granted that chief minister will not do anything and boldly wrote on the file to impress the people that it has the blessings of the chief minister, wrote on the file that I have apprised the chief minister, thereby indicating that he has taken permission of the chief minister. Now, it is the
word of the Chief Minister against the word of the Housing Minister. Who is telling the truth? And that's why I had come to Delhi requesting the BJP High Command. Prime Minister Narendra Modi won the 2014 Lok Sabha election by promising a corruption-free government. The famous slogan, "Na khaunga, na khane dunga." The time has come to put his foot down and find out who is lying, and a minister has indulged in a blatant corruption, giving a benefit of about 800 crores illegally to a builder, then what should happen to the minister? There's clearly a prima facie case because Chief Minister has ordered an inquiry against the minister in question, Mr. Prakash Mehta. And therefore, if there's no action taken at the minister, the inference will be clear that Mr. Mehta has blessings at the highest level, and therefore, when he goes out and talks to the media that nobody can touch me, and of course he says he has done nothing wrong, but what is the confidence of Mr. Prakash Mehta coming from? And therefore, I think this is the appeal to the Prime Minister personally to make good his promise that he will not tolerate corruption, he will not be corrupt himself, and he will not let anybody in the government under his control to indulge into corrupt practice. Thank you. This was my main story. There are many other stories, but I think if there are any questions on this, I'll be happy to answer them. But we are going to continue the agitation in Maharashtra from tomorrow. Till our three demands are that we're happy that an inquiry has been ordered because this is too serious a matter. First demand is there should be a judicial inquiry. Second demand is Mr. Prakash Mehta should be asked to vacate his office, should be dropped from the cabinet. Third demand, an officer who was brought in few days back to head the Slum Rehabilitation Authority, the SRA, he is retired. But he cleared about 137 critical files, critical projects in last 2 weeks of his tenure. All those files should be reviewed again to see if there are any more such files. And fourth thing, who is this big developer who is able to corrupt the entire system from civil service to politicians to ministers? All his works should be examined. These are the 4 demands that we made to the Maharashtra government. But my main thrust of this request is to at the highest level in BJP government, please make good your promise of the khaunga na khane dunga. Yes.